दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर कोमल अग्रवाल। अडल्ट में भी हम देख रहे हैं कि कोई 30 साल का 35 साल का हो चुका है बट वो अपने एज अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पा रहा है। तो वही चीज़ हम आज ट्राई करते हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ कोई भी बच्चा है उसे स्पेशल केयर मिले, टाइम टू टाइम फॉलोअप हो और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे वहीं हम उसे ढंग से पहचान कर उसका इलाज करें ताकि आगे भविष्य में उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार बच्चे हमारे पास 600 ग्राम के, 700 ग्राम के, 800 ग्राम के हुए हैं और जब आप उन्हें अचीव कर लेते हो कि 1.5 kg मतलब 1.5 किलो से वो जब ऊपर के हो जाते हैं और जब आप उन्हें खुशी खुशी जब आप अपनी माँ की गोद में बेबी को डिस्चार्ज करते हो, दैट यू फील कि हाँ यू अचीव समथिंग। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर कोमल अग्रवाल, जो कि मालवा के रीजन में डीएम है और पेडियाट्रिशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं बठिंडा में जिंदल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। Thank you so much for having me on your channel. I'm Dr. Komal, consultant pediatrician and neonatologist. डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट की बात करी है, क्या कहना चाहेंगे कि कोई ज़माना था जब प्रीमेच्योर बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे लोगों के, और वो जो बच्चे थे वो रिटायर्ड रह जाते थे, और हमें काफ़ी रिटायर्ड बच्चे आजकल भी मिल रहे हैं जो उस समय के बच्चे हुए हैं। लेकिन आजकल जैसे आप लोग न्यूनेटल वाले बहुत ही नज़दीक की निगाह से इन चीज़ों को कर रहे हैं और उसकी दर आपने घटा दी है और उन बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमने चूज़ किया है आज बात करने के लिए। प्रीमेच्योर बर्थ को सबसे पहले तो हम ये समझाना चाहेंगे कि प्रीमेच्योर बर्थ होता क्या है। आमतौर पे कोई भी जो एक प्रेगनेंसी होती है वो 40 से 42 हफ्तों की होती है। अगर कोई भी बच्चा 37 हफ्तों से पहले जन्म लेता है तो उसे हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। इस समय इंडिया में 15% बच्चे जो हैं प्रीमेच्योर बॉर्न हो रहे हैं। उनमें से भी 5 से 7% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम प्रीमेच्योर यानी कि लेस देन 30 वीक और 1 किलो से नीचे के होते हैं। इन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इनको नवजात शिशु आईसीयू में रखा जाता है जिसे हम नियोनेटल आईसीयू यानी कि निक्कू कहते होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पहले भी प्रीमेच्योर बर्थ होते थे बट उस टाइम पर टेक्नोलॉजी, कुछ एक्सपर्टीज़ की लैक होने की वजह से उनकी केयर इतनी नहीं हो पाती थी। कुछ लोगों में अवेयरनेस कम होती थी तो आईसीयू में एडमिट करवाना, उतने एक्सपेंसेस खर्च करना, गवर्नमेंट की तरफ से भी उतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती थी। तो उन बच्चों को केयर कम मिलती थी, आगे फॉलोअप्स कम होते थे। तो जो बच्चों का विकास होता है, टाइम पे चलना, टाइम पे बोलना, टाइम पे कुछ चीज़ों को सीखना, वो चीज़ें नहीं होती थी। तो उसे हम जैसे सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। तो वही चीज़ें आज आपने जैसे मेंशन किया कि कुछ लोगों को हम इवन अडल्ट में भी हम देख रहे हैं कि कोई 30 साल का 35 साल का हो चुका है बट वो अपने एज अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पा रहा है। तो वही चीज़ हम आज ट्राई करते हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ कोई भी बच्चा है उसे स्पेशल केयर मिले, टाइम टू टाइम फॉलोअप हो और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे वहीं हम उसे ढंग से पहचान कर उसका इलाज करें ताकि आगे भविष्य में उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे इसके लिए आपने बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न जो निक्कू यहाँ पर इंस्टॉल किया है, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें आप उन बच्चों को जो प्रीमेच्योर होते हैं रखते हैं, उनको वही एटमॉस्फेयर जो उनको माँ की कुख में मिलता है वही एटमॉस्फेयर मिलता है, और वो बच्चे धीरे धीरे डेज पाकर, क्योंकि आप लोगों के पास वेंटिलेटर्स, आप लोगों के पास हर तरह की जो वो मशीन्स हैं जिनके साथ बच्चे जो हैं बिल्कुल अपनी माँ की कोख का ही मज़ा लेते हैं यहाँ पर, और वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसमें कोई आ जा नहीं सकता, केवल वही जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो आपका स्टाफ। हाँ जी, कोशिश यही की जाती है। ऑफ कोर्स जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसे हम इन यूटेरो कहते हैं। जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है आईसीयू में या वार्ड में उसे हम एक्स यूटेरो कहते हैं। दोनों की केयर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है बट हम अपने लेवल पे ट्राई करते हैं जितना हम उसे पॉसिबली वे में मैच करवा सकते हैं।
तो जैसे आपने कहा कि माँ के पेट में जैसे बच्चा वो गर्म रहता है, पानी के आसपास होता है, सेम वे में हम आईसीयू में उसे वार्मर के अंदर रखते हैं, रेडिएंट वार्मर कहते हैं, स्पेशली डिज़ाइन फॉर बेबीज़। एक इंक्यूबेटर होता है जिसमें चारों तरफ से बच्चे को गर्म हवा ही मिलती है, इन्फेक्शन से आइसोलेटेड रखा जाता है। कम से कम एंट्री होती है आईसीयू में, एक्स्ट्रा लोगों की जो स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, ट्रेन्ड स्टाफ है, हर बार हैंड वॉशिंग का ध्यान रखा जाता है, इन्फेक्शन ना हो इसीलिए बिल्कुल रीयूज़ चीज़ें नहीं की जाती हैं, नई चीज़ें उन पे यूज़ की जाती हैं। अगर ऑक्सीजन की ट्यूबिंग है या सीपैप है, वेंटिलेटर है, उनकी सर्किट का ध्यान रखा जाता है, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखा जाता है, फीड देते हुए भी बहुत ध्यान रखा जाता है। और जैसे आपने कहा हम रूटीन भी ट्राई करते हैं फॉलो करने की, जैसे माँ के पेट में बच्चा सोता है, जगता है, वैसे हम आईसीयू में सूदिंग ध्यान रखते हैं, बच्चों को हम लुलाबी सुनाते हैं, जो गाने होते हैं, लाइट का ध्यान रखते हैं, ज़्यादा शोर ना हो एक लेवल से ऊपर, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि उनका जो रिदम है, जो रूटीन है, वो सेम वे में फॉलो हो, हमारा बेबी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन डिस्चार्ज हो और भविष्य में उसे कोई दूसरी दिक्कतें ना आए। जो भी हमारे दर्शक, चाहे वो हनुमानगढ़ में हैं, चाहे वो गंगानगर में हैं, चाहे वो दब्बाली में हैं, सरसा में हैं, आप डीएम डॉक्टर कोमल अग्रवाल के पास आ सकते हैं। और यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर, ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब हो रहे लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ निक्कू है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें बहुत ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एक एक बच्चा होता है और वो बहुत प्रीशियस, और उसके बाद भी वो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग घबराए बहुत होते हैं, और घबराहट में भी कई बार वो, क्योंकि चूजिंग उनकी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस डॉक्टर को चूज़ किया है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसकी बैक हिस्ट्री है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप गायनिकोलॉजिस्ट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में जो इस एरिया के मालवा के रीजन में बैठे हुए हैं, आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा जो होने वाला है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यू कोई अर्ली प्री अर्ली जो है वो बच्चा हो गया है या 7वें में 8वें में, तो आप डॉक्टर कोमल से आप भी फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और बच्चे यहाँ ला सकते हैं। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एवरीवन इज़ एजुकेटेड, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि हम हमारे बच्चे को कहाँ पर एडमिट करवा रहे हैं, कहाँ पर उनका इलाज करवा रहे हैं, और उनका पूरा राइट होता है ये जानने का कि हमारे डॉक्टर की क्या एजुकेशन है, क्या डिग्री है, ये जान के ही आप उनका इलाज करवाएं। और थोड़ा सा कोशिश करें ये जानने की कि किस हॉस्पिटल में हम क्या सेवाएं मिल रही हैं, बस इस भरोसे पे नहीं कि ठीक है जैसे बस कर रहा है इलाज, चल रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये जानना है कि पूरा हक होता है कि हमारे बेबी का क्या कंडीशन है, क्या अभी करंट स्टेटस है, क्या इलाज उसे मिल रहा है, भविष्य में क्या चीज़ों की और संभावनाएं हैं, तो ये सारा आपने जानना होता है। तो सर, कहाँ से आपने अपनी एमबीबीएस की और कैसे आज आप एक हर्ट बन चुके हैं उन लोगों का जिनके बच्चों को आपने बचाया है, जो प्री मैच्योर थे, जिनका बहुत मन उदास होता है जब प्री मैच्योर बेबी किसी का आता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि पुराने समय उन्होंने देखे होते हैं जब बच्चे प्री मैच्योर जो होते थे उनको रिटार्डेशन होती है और होता है। जी, मैंने अपनी एमबीबीएस की है आसाम से, सिलचर मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद मेरी एमडी रही है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी की है डीएनबी न्यूरोलॉजी फ्रॉम सूर्या हॉस्पिटल मुंबई। तो आई हैव सीन इन माई लाइक जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि प्री मैच्योर बच्चे जब होते हैं तो ऑफकोर्स एक परिवार में एक टेंशन का माहौल हो जाता है। आप एक खुशी के लिए आप एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि हमारे घर में खुशी आएगी, बच्चा आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय। सडनली आपको ये न्यूज़ मिलती है कि बेबी जो है टाइम से पहले आ गया है। अच्छा, वो माँ के पास आने की बजाय वो तुरंत उसे आईसीयू में लिया जाता है, तो माँ से एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती है। बट उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि पूरे पेरेंट्स को बिठा के हम उन्हें स्टेटस अपडेट देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, कुछ चीज़ें किन बेटरमेंट के लिए हो रही है। बच्चे को आईसीयू में जब ले जाया गया है तो वो उसकी बेटरमेंट के लिए है, केयर के लिए है, और जितनी भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द माँ को हम उससे बेबी से मिलवा सकें। इसीलिए कंगारू मदर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, ये जल्दी हम आईसीयू में शुरू करते हैं। कंगारू मदर केयर मीन्स माँ खुद आईसीयू में आती है, अपनी छाती से बच्चे लगाकर उसको बैठकर अपने भजन कीर्तन कुछ ललाबी सुनाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, और फिर हम उसे जितना जल्दी हो सकता है उसे आईसीयू से डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल का जो सिनेरियो है जिसमें लोग थोड़े से पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको, बच्चों को जितने भी इंजेक्शन्स हैं, जितने भी आजकल वैक्सीनेशंस आ रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है, और इस हॉस्पिटल में वो आप सारे जो नवजात बच्चे हैं जो उनके लिए ये हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
जी, वो वैक्सीनेशन का जो आपने जैसे मेंशन किया है, तो नाउ-अ-डेज़ जो रिकमेंडेड हैं, वो सारी यहाँ अवेलेबल हैं और हम हर पेरेंट्स को काउंसलिंग यही करते हैं कि जन्म पे, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, तो जो 2 साल तक की टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन है, वो सारी ज़रूरी हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं, वो अगर गवर्नमेंट में भी लगवाना चाहते हैं, तो उनकी चॉइस होती है, वो फ्रीली करवा सकते हैं। प्राइवेट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में कराएँ। हमारा एम ये होता है कि उनको ये मैसेज जाए कि आपने मिस नहीं करनी है, सारी लगवानी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनको बस ये पता होना चाहिए हमारे बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो सारी चीज़ें उनको करनी कंप्लीट होती हैं। डॉक्टर कोमल, कौन सा ऐसा दिन है खुशी का आपके माइंड में जब आपको लगता होगा कि ये बच्चा नहीं, ये सर्वाइव नहीं करेगा और भगवान ने उसको अपनी कृपा के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा तो हर जगह रहती है, कौन सा ऐसा दिन था जब आपको भी लगता था कि ऐसी प्रेशर सिचुएशन, लेकिन भगवान ने आपका साथ दिया और आपने पूरा उस दिन आपको लगा कि नहीं यार, मैंने तो इसको तो मैंने पूरा एक जन्म दे दिया? ऐसे कई दिन आए हैं जैसा आप कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, हम तो केवल एक जरिया हैं। कई बार बच्चे हमारे पास 600 ग्राम के, 700 ग्राम के, 800 ग्राम के हुए हैं और जब आप उन्हें अचीव कर लेते हो कि 1.5 केजी मतलब 1.5 किलो से वो जब ऊपर के हो जाते हैं और जब आप उन्हें खुशी-खुशी जब आप अपनी माँ की गोद में देकर डिस्चार्ज करते हो, दैट डे यू फील कि हाँ, यू अचीव समथिंग। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल और उनको एलर्जीज जैसे हैं, एलर्जी के ब्रोंकाइटिस की हम बात कर लें और छोटी छोटी बीमारियों की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को जो है एक पेडिट्रिशियन के पास ही, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हम लोग एक एमबीबीएस डॉक्टर को उसको जाकर दिखा लें, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चे जो प्रीशियस बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास हर चीज़ की नॉलेज है इन चीज़ों की। जी, अब इसमें जैसे आपने कहा 2 तरह के सिनेरियो हैं। एक तो आम तौर पे जो पूरे टाइम पे बच्चे बॉर्न हुए हैं, उनको भी जब मौसमी बीमारियां आती हैं, एलर्जी होती है जिसे हम अस्थमा कहते हैं, उनमें भी उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराना है। लोगों में ये बड़ा मिथ है कि जब अगर हम बच्चे को नेबुलाइज़ करवाएँगे या जो हम भाप से जो दवाइयाँ देते हैं, हमारे बच्चे को उसकी आदत लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो गोलियाँ हम देते हैं आमतौर पे, जो आरएमपीज़ हैं या गाँव में जहाँ पे दवाई उनको मिलती है, स्टेरॉइड वे में होती है और वो फ़ार बेटर मतलब बहुत ज़्यादा डोज़ होती है। जो इन्हेलेशन में लेती है कम से कम 60-70 गुना दवाई होती है, वो मुँह से खाने वाली है। तो अगर आप उस तरह से ट्रीटमेंट लेंगे, स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर के पास जाके आप अगर अपनी काउंसलिंग देंगे, सेवाएँ लेंगे, आपको तब फ़र्क नज़र आएगा और बच्चे का ये ट्रीटमेंट होकर टाइमली वो चीज़ें हट भी जाती हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी मसल्स बढ़ती हैं, हाइजीन बढ़ता है, उसका कॉन्सेप्ट बढ़ता है, उसे खुद को पता रहता है कि किन चीज़ों से दूर रहना है। सेकंड सिनेरियो होता है जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और प्रोन होते हैं, थोड़ी भी धूल मिट्टी में या मौसम चेंज होने पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनमें और केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्हेलर है वो बिल्कुल सेफ़ है, ये नहीं है कि आपके बच्चे को लगे कि फिल्मों में जैसे आप देखते हैं कि उनको आदत पड़ जाएगी, ऐसी आदत नहीं पड़ती। और ये एक तरह का मतलब एक टेम्परली मतलब जो है आपको वो पूरी तरह से आप परमानेंटली कुछ भी नहीं है उसमें, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और जैसे आपके अपने डॉक्टर कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अब बच्चे थोड़े से हम बड़े भी कर लें, अब 5 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, क्या कहना चाहेंगे कि हर एज के बच्चे जो यहाँ पर आते हैं उनको हम लोग बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं और हर तरह का हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है? हमारे पास देखिए नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों की सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। बड़े बच्चों में अगर हम बात करें, मौसमी बीमारियां हो गई, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड हो गया, और वैक्सीनेशन सारी अवेलेबल हैं, साइकोथेरेपी, कुछ काउंसलिंग भी हमारे पास अवेलेबल हैं। छोटी जब नवजात शिशु में तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि पूरा फुली एनआईसीयू है, 3rd लेवल का है, वेंटिलेटर्स, सीपैप, फोटोथेरेपी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और हमारे यहाँ वार्ड की सुविधाएं भी हैं, अगर उनको डे केयर की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। एक मैसेज मैं और देना चाहती हूँ, वैसे टॉक हमारी लंबी हो रही है, बट एक आज कोविड के बाद ज़्यादा थोड़ा सा देखा गया है कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली बड़े बच्चों में, जहाँ पर उन्हें होमवर्क ऑनलाइन दिया गया था एंड वो होमवर्क के बहाने करते करते वो स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल जो है, वो चीज़ बहुत बढ़ गई है।
कुछ टेक्नोलॉजी जब हाथ में आती है तो उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी हैं। तो आजकल जैसे आमतौर पे सब फैमिली में कह देते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है विदाउट सीइंग मोबाइल, मोबाइल देखकर ही खाता है। तो प्लीज़ इसे आप बहुत कम करने की कोशिश करिए। अगर आप डायरेक्टली कम बंद नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसे आधे घंटे से 20 मिनट से 10 मिनट करिए। स्क्रीन टाइम के बहुत सारे नुकसान हैं, ना केवल आँखों पे, इंटेलिजेंस पे, बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर। और एक नई बीमारी आजकल निकली है जिसे हम वर्चुअल ऑटिज़म बोलते हैं, जिसमें बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है। वो स्क्रीन पे ही ज़्यादा फोकस करता है और आसपास के लोगों पे फोकस नहीं करता है, उनसे वो कॉन्टैक्ट करना बंद कर देता है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास लंबे लंबे डाटाज हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चा होता है तो उसको जॉन्डिस होने के बड़े चांसेस रहते हैं, और कई बार लोग उसको भी मतलब जो है, पुरानी जो लेडीज़ हैं वो तो इसका देखती रहती है, देखे हो पीलिया तो नहीं हुआ हमारे बच्चों को, वो तो चेक करती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उसको भी घबराना नहीं चाहिए? आपके पास जैसे आपने फोटोथेरेपी की बात कही है, तो हर तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, तकरीबन हर बच्चे को होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जी, एक्चुअली पहले तो हमें पीलिया को थोड़ा समझना पड़ेगा, पीलिया होता क्यों है। जैसे हम सब ये तो जानते हैं कि नवजात शिशु को अरे ये तो पीलिया तो होता ही है। होता इसलिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीम जो ग्लोबिन पार्ट होते हैं वो हमारे अडल्ट वाले अलग होते हैं और बच्चे में अलग होता है। तो जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वो पहले टूट के उसको अडल्ट वाले फॉर्म में आना होता है। तो शुरू में हफ्ता 10 दिन वो थोड़ा फास्ट जो ब्लड टूट रहा है तो लीवर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो पीलिया बन रहा है। तो शुरू में सारे बच्चों को पीलिया, ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पीलिया होता है, बट वो डे के हिसाब से कितने दिन का बच्चा है, 3 दिन का है, 5 दिन का है, बच्चे का वज़न कितना है, माँ का और बीबी का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि और बच्चे का पीलिया जब चेक करवा रहे हैं तो वो लेवल कितना आ रहा है, 10, 15, 20। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बच्चा कितना डेंजर जोन में है, क्या वो घर रखने लायक है या फोटोथेरेपी के लायक है, या एक लास्ट होता है ब्लड चेंज, ब्लड भी एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब जैसा आपने कहा कि घर पे ही लोग चेक तो करते रहते हैं, बट क्या होता है कि जब अगर घर में लाइट, आपकी नेचुरल लाइट नहीं है, आप रूम में चेक करेंगे तो हो सकता है वो गलत आपको आँखों से समझ ना आए। तो इसलिए चेक करवाना ज़रूरी है। और पीलिया के लिए घबराना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल आम तौर पे बहुत अच्छी लाइट्स अवेलेबल हैं, एलईडी ब्लू लाइट अवेलेबल है फास्ट, जहाँ पर पहले पीलिया के लिए बच्चे हफ्ता 5-5 दिन एडमिट रहते थे, अभी आजकल 1 से 2 दिन में उसका अच्छे से इलाज हो जाता है। तो इसीलिए आपको बस टाइमली, आपको लगता है जैसे बच्चा पीला लग रहा है, जब भी आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप पे बुलाया है तो आप बस उन्हें विजिट कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया, जैसे आपने हमारे उन पेरेंट्स को, उन जिन्होंने अपने बच्चे जन्मने हैं और जिनको ये है कि अगर नियोनेटल, अगर वो प्री मेच्योर हो जाते हैं तो भी हर तरह की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन टाइम की आपने बात कही है, हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि ये जो स्क्रीन टाइम है, आपको बच्चे से मोबाइल खोना नहीं है, आपको छीनना नहीं है मोबाइल, बल्कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज करनी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जैसे पहले आधा घंटा है, तो ये नहीं कि आधा घंटे का आप पकड़ लो और उसको वो जिद में पड़ जाए। आधे घंटे का 20 मिनट, 20 मिनट का 10 मिनट, और अगर आप किसी और तरह से कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, बच्चों की कंसंट्रेशन करें। और जो दादा दादी हैं, जो मदर फादर हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों में भी अपना टाइम जो है उनको देना चाहिए। अगर आप खुद मोबाइल पे लगे हो तो बच्चे तो मोबाइल पे लगेंगे, आपको अपना भी कोशिश करनी है कि आपने मोबाइल को इतना ज़्यादा टच नहीं करना कि आप लोग जब घर जाते हैं तो थोड़ा देर आप भी रेस्ट देने दो उसको। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। आइए चलिए अब आपको अपना एनआईसीयू दिखाते हैं। यूजुअली एनआईसीयू में डबल डोर प्रोविज़न रखी जाती है ताकि हम इन्फेक्शन को कम कर सकें। यहाँ पर पहले हैंड वॉशिंग का एरिया है। हैंड वॉशिंग के बाद ही हम जब एनआईसीयू में कुछ केयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, इन्हें रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। ये बेबी के छोटे बेड होते हैं, यहाँ बेबी को रखा जाता है, ऊपर से उन्हें हीट मिलती है। ये ऑक्सीजन, इधर मेडिकल एयर और सक्शन की प्रोविज़न होती है। साथ में ये इन्फ्यूजन पंप है जिनसे बच्चे को जो ड्रिप है, जो उनको ग्लूकोज है वो दिया जाता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे बच्चों की ऑक्सीजन लेवल, उनकी हार्ट बीट सारा मॉनिटर किया जाता है, जिनको मल्टीपैरा मॉनिटर कहा जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे अंदर, यहाँ पर ये फ़ोटोथेरेपी मशीन जॉन्डिस के इलाज के लिए, ये ब्लू एलईडी लाइट थेरेपी है। ये सीपैप मशीन, जो बच्चों की सांस में जब तकलीफ़ होती है तो सीपैप मशीन लगाई जाती है जिससे उनको प्रेशर सपोर्ट और ऑक्सीजन दोनों मिलता है। ये वेंटिलेटर, जब बच्चे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं तब हम वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। हमारे पास सब लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं और सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं।